गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो कल जो भी समझा था आज उसको लिख लेते हैं। और आपने लास्ट 20 रन तक लिख लिया होगा। ऐसा आप ही ने बताया था अभी मेरे को। ठीक है। चलो आगे लिखते हैं फिर। एक नोट लगाओ और नोट में लिखो। O2 का परिवहन। O2 का परिवहन। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन या आरबीसी। हीमोग्लोबिन या आरबीसी के द्वारा किया जाता है। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन या आरबीसी के द्वारा किया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन का एक अणु हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। 4 अणुओं का परिवहन करता है। अच्छा, ऑक्सीजन का हो गया तो अब किसका होगा? CO2 का। अगला आएगा CO2 का परिवहन। वो तो ऑक्सीजन का था ना। अब CO2 का आएगा। CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट्स द्वारा। और कितना करते हैं ये लगभग? 70%। 70% तो कौन करेंगे? बाइकार्बोनेट्स। हीमोग्लोबिन या आरबीसी द्वारा 25%। एवं प्लाज्मा द्वारा 5% किया जाता है। किया जाता है। हाँ जी। इंग्लिश मीडियम। ट्रांसफर। ट्रांसफर। हाँ। ऑटो का ट्रांसफर कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। ये इतनी तगड़ी इंग्लिश नहीं आती आपको? इतनी तगड़ी इंग्लिश आती नहीं है परिवहन क्या होता है? जैसे राजस्थान परिवहन निगम। गाड़ी बसों में बैठे हो कभी? भाई क्या है ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है। यही तो होता है। अच्छा, चीजें याद तो रहती नहीं होगी ना? रहती है। लो बताओ, फिर आप ही बताओगे है ना। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वैसे ही। नहीं नहीं, वही पूछूंगा जो मैंने बताया था। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर सब साइलेंट, आप बताओ केवल। ठीक है। दूसरा, हाइग्रोमीटर। मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लो। जी। हाइड्रोमीटर। वोटर क्या? क्या करना है वोटर का? कुछ तो करता है ये। रिलेटिव डेंसिटी। ये और ये पक्का? सही है। ये
हम्म पक्का स्पीड। ये साउंड, ये स्पीड है और ये साउंड है। मैनोमीटर क्या है? प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। हिंदी वालों, दाब के अंतर को कैलकुलेट करता है। किसके? दाब के अंतर को। और लिखो क्या बहुत है, इतने याद हो जाएंगे क्या? पहले इतने याद करो। ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब साउंड, ध्वनि को मापता है। ओडोमीटर, ये क्या है? स्पीड को। मैनोमीटर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दाब के अंतर को मापता है। बैरोमीटर, वायुदाब, वायुदाब एटमोस्फियर वाला। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो, एक हाइग्रो, ये आपेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। एक आता है एमीटर, धारा, है ना, करंट को मापता है। एक आता है वोल्टमीटर, विभवांतर को मापता है। विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? हाँ, विभाजन नहीं, विभवांतर, विभव प्लस अंतर, दीर्घ स्वर संधि। विभवांतर को क्या बोलते रे? वोल्ट ही बोलते हैं। और इसका मात्रक भी क्या है? इसका मात्रक भी क्या है? वोल्ट ही है। ठीक है, ये आपने देखे होंगे बोरवेल पे। ना ना, बोरवेल पे, अरे दैनिक जीवन से जोड़ो इन चीजों को। बोरवेल पे जाते हो, बोरवेल पे आपके पास में वहां दो घड़ियां होती है, एक पे ए लिखा होता है और एक पे ये ए और वी, यही है एमीटर और वोल्ट मीटर, ये वाली यही है। अब इतना याद रहेगा, कल वापस पूछूंगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है। मैनोमीटर क्या करता है? दाब का अंतर, डिफरेंस ऑफ, नहीं पता? लिखोगे नहीं? अरे ना, लिखना थोड़ी है। अहं, लिखना नहीं था तो लिख क्यों रहे थे? याद करना है ना। ना ना, ऐसे शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी है तो 15 सेकंड तक याद रहेगा। कल वापस करेंगे रिवीजन, फिर याद हो जाएगा। और ऐसे करते करते बायोलॉजी में आधी फिजिक्स याद हो जाएगी अपने को। चलो आगे चलो। फिर तो मैंने आपको, हाँ जी, एक मिनट वापस। गाड़ी में 2 मीटर आते हैं, एक तो इधर वाला जैसे घूमता है चलाने पे, एक इधर वाला जो पेट्रोल का होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये है ओडोमीटर। मैंने आपको और भी कुछ चीजें सिखाई थी न्यूटन से। सिखाया था, न्यूटन क्या है? भार का मात्रक है, वेट का यूनिट है। और इसके अलावा बल, फोर्स का। फिर तो मैंने आपको ये भी बताया, 1 न्यूटन बराबर 5 डायन। मतलब डायन भी किसका मात्रक है? न्यूटन का नहीं, फोर्स का, बल का। ठीक है, फिर तो मैंने ये भी सिखाया था, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। सिखाया था ये। अच्छा, एक, हाँ बताया होगा ना मैंने, भाई याद रहेगा आपको लंबे समय तक। इससे एक पहले आता है, एक बाद में आता है, अब ये भी याद रखना। दो याद हो गए। 1 न्यूटन बराबर है, 1 जूल बराबर है, एक 5 से पहले आएगा, और 5 से पहले कौन आता है? 4। तो एक टेस्ला बराबर है 10 की पावर 4 गॉस। टी फॉर टेस्ला, हाँ, ये चुंबक वाला ही है। और जी फॉर गॉस। लिखो मत, क्या कर रहे हो, इंग्लिश क्या कर रही है तू? नहीं लिखना है? अच्छा, ऊपर वाला लिख रही हो अभी? हाय राम। चलो, 5 से पहले कौन आया? 4, याद रहेगा अब। 7 से आगे भी आता है एक, 8, और वो क्या होता है? 1 वेबर बराबर, चुंबकीय फ्लक्स का नाम सुना है? चुंबकीय फ्लक्स, उसका मात्रक है 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल। अब सुन लो, ये चुंबक का है, चुंबक के क्षेत्र का। ये बल का है, ये ऊर्जा का है या ऊष्मा का है, और ये चुंबकीय फ्लक्स का है। वापस बोल देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का है न्यूटन, ये किसका है? फोर्स का है, बल का। ये हीट, ऊष्मा, ऊर्जा, उसका है। और वेबर, ये है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। बस आप तो ये याद रखना, 5 से पहले एक आता है और 7 के बाद में एक आता है। कल वापस पूछूंगा, मैंने आपको 13 चीजें सिखा दी है, बस याद रह जाए।
अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सर O2 का परिवहन हो गया, हीमोग्लोबिन कर रहा है, CO2 का परिवहन हो गया, 3 लोग आए थे, एक कौन था, बाइकार्बोनेट्स, एक कौन था, हीमोग्लोबिन या आरबीसी, और एक कौन है, प्लाज्मा। ये सारे लोग कर गए। वो प्लाज्मा से आपको 3 बातें याद रहनी चाहिए, अब बार बार नहीं बताऊंगा उनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब आएगा सर श्वसन करेंगे कैसे, आप तो ये बताओ ना कि कौन कौन से ऑर्गन्स काम में आने वाले हैं। तो लिखो, श्वसन में प्रयुक्त अंग, श्वसन में प्रयुक्त अंग कौन कौन से ऑर्गन से जो यूज होंगे। पहला नासा, नाक बोल सकते हैं ना, नासा वाला है नासा। फिर नासा के बाद में कहाँ ट्रांसफर होगा, गर्शनी में, फेरिंग्स में, गर्शनी, गर्शनी के बाद में ग्रासनाल, पाचन थोड़ी पढ़ रहे हैं, ग्रासनाल है। ग्रसनी के बाद में कहाँ जाएगा, कंठ पर, किस पे जाएगा, कंठ पर। श्वास नली का पहला भाग, ट्रेकिया का पहला पार्ट यही होता है, बताया था कल। यहाँ 9 उपास्थियां होती है कार्टिलेज, उनमें से 3 इंपोर्टेंट थी, C80 वाली, ठीक है। कंठ, कंठ के बाद में श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास नली के बाद में श्वसनी, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोल, श्वसनिका, और फिर कूपिकाएं या वायु कूपिकाएं। ये लो, ये इसका क्रम रहेगा। इंग्लिश लिखिए, नासा को क्या बोलते हैं, नोज, स्पेलिंग बोलो, NO, ये नोज वाला आ गया है, होते हैं ये, क्या आते हैं, अंदर वाले को बोल रहे होंगे फिर आप। मैंने इस पूरे नाक को ले लिया है, आप अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हो, इसलिए इसके 2 पार्ट होते। नेसल कैविटी यही है, अलग अलग थोड़ी नहीं। अरे वही चीज है, मैं एक तो मुख पढ़ा हूँ, एक बक्कल कैविटी अंदर वाली पढ़ा हूँ, तो मैंने पूरा मुख ही बोल दिया तो अंदर वाला नहीं आया। ऐसे मैंने नाक बोल दिया तो अंदर वाला काउंट नहीं होगा, इसको अलग से क्यों पढ़ना है, ठीक है। हाँ, गर्शनी, फेरिंग्स, कंठ, कंठ को क्या बोलते हो रे, हाँ लेरिंग्स। वोकल कॉर्ड क्या होते हैं फिर, अच्छा वो आगे आएंगे, लेरिंग्स, फिर श्वास नली, ट्रेकिया, श्वसनी, ब्रोंकाई, श्वसनिका, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, और कुपिकाएं, एवोलाई। क्या हुआ, तुम मत पढ़ो, तुम तो हिंदी वाला याद रखो। ये क्या, घ्राण, स्मेल के लिए, इसमें होती है, नासा में, अभी पढ़ेंगे। कल नहीं बताया था मैंने आपको, अरे कैसे नहीं बताया नालायक को, ये बताया था। कुकरा कह रहे, वो कुत्तों में, जानवरों में ये बताया था, ये तो होते हैं जो स्मेल का फील करवाते हैं। अभी क्या है कि सर्दियों में क्या होता है, ये स्नेड एरिया जो है ना, इस पे ना स्वेलिंग आ रखी है आपकी, तो आप क्या फील ही नहीं कर पाते भाई कौन सी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, ये वही है। चलो ये हो गया। अब एक एक को लेते हैं, सबसे पहले कौन है, नाशा, नाशा। अब नाशा का मतलब हम पूरे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, हाँ पूरे पार्ट की। अब क्या क्या आएंगे इसमें, पहले सुन लो एक बार, इसमें क्या क्या आने वाले हैं। सबसे पहले इसमें सर हेयर्स आएंगे, क्या आएंगे, हेयर्स। इसके अलावा एक कौन है, म्यूकस ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड है। इसके अलावा एक इसमें होगा सनी डेरिया, कौन सा डेरिया, सनी डेरिया। और बस यही है, तीन ही चीजें हैं। एक तो कौन है, हेयर्स, जो कि बाहर से पार्टिकल्स आएंगे ना, धूल वाले कण, उनको रोकने का काम करेगा। ये म्यूकस ग्लैंड श्लेष्मा ग्रंथि है, जो क्या करेगी, श्लेष्मा रस को बाहर निकालेगी, ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। जब धूल के कण रुक गए तो जो प्योर फॉर्म है एयर की, जो शुद्ध वायु है, वही कहाँ प्रवेश करेगी, फेफड़ों में आगे की तरफ। और ये कौन है, स्नेरिया, ये क्या करता है हमें,
फील करवाता है किसको? स्मेल को। किसको करवाता है? स्मेल को। किसको करवाता है? और स्मेल आपने पढ़ी है कहीं पे? ये क्या है? आंत वाली रस है। कौन सी रस है? पता है इसके बाद में एक और आता था। ये सारे के सारे क्या है? डीएक्टिवेट काहे का वो, मैं तो बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी एक आता था। ए आता है। हाँ, इस ए का पूरा नाम क्या है? एंटीरो काइनेज एंजाइम, जो इन सबको क्या करता है? एक्टिवेट, पर सीधा नहीं करता है। उनको किनको? पक्का? हाँ, ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन किस में चेंज होगा? और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और बाकी इन सबको एक्टिवेट करेगा। तो वैसे स्मेल को फील कौन करवाता है? सनीडेरिया। कौन करवाता है? और जानवरों में जेकबसन, मोनेरा नेजल बोलते हैं उसको, मोनेरा नेजल ऑर्गन। ठीक है, अपने तो ये याद रखना। तो चलो लिखो, पहले लिखो हेयर्स, बाल या रोम, रोम भी कहते हैं इनको। हाँ जी मैम। सनेडेरिया अभी नहीं में लिखवाऊंगा। नंबर एक पे लिखो पहले आप तो बाल, बाल। और फटाफट लिखते रहो, इनमें कोई खास खास बातें हैं नहीं। लिखो धूल के कणों को, धूल के कणों को, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कणों को रोकने का कार्य करता है। धूल के कणों को रोकने का कार्य करता है, जिससे शुद्ध वायु, प्योर एयर, जिससे शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। हाँ, वायु फेफड़ों में जाएगी तो वापस लिख लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो डस्ट पार्टिकल रुक गए, इनको वापस बाहर निकालेगा कौन? म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड नहीं, म्यूकस लिक्विड, वो जो भी है वो निकालेगा। तो दूसरा लिखो, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। और इसमें लिखो, इसके द्वारा श्लेष्मा रस स्रावित किया जाता है। श्लेष्मा रस, इसके द्वारा श्लेष्मा रस स्रावित किया जाता है। अरे इंग्लिश वालों, म्यूकस। आप भी इंग्लिश से हो? आप भी इंग्लिश से ही हो? चलो, म्यूकस ग्लैंड द्वारा म्यूकस रस स्रावित किया जाता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल मिलकर, जिसमें डस्ट पार्टिकल धूल के कण, जिसमें धूल के कण डस्ट पार्टिकल मिलकर रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। तीसरा लिखो, सनीडेरिया। सनीडेरिया, नालायक को आवाज नहीं रहे। सनी डेरिया क्या करेगा? सूंघने का नहीं रहे, इस मेल को फील करवाएगा। हाँ, लिखो इसमें, यह गंध का एहसास करवाता है। गंध, गंध। अ- नहीं, सुगंध। अच्छा, जो अच्छी गंध है उसको सुगंध बोलते हैं, और जो गंदी गंध है उसको दुर्गंध बोलते हैं। तो दोनों का ही फील करवाएगा ना। ये गंध का एहसास करवाता है। हाँ, बोलते रहा करो इंग्लिश में भाई। हाँ, इसका इंग्लिश, इंग्लिश में ये फील करवाता है किसको? स्मेल को। ये स्मेल को फील करवाता है। हाँ, फील करवाना। सर्दियों में इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। सर्दियों में इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे, जिससे क्या होगा? फील नहीं होगी स्मेल।
जिससे गंध का एहसास नहीं होता है, स्मेल फील नहीं होती है। आपको होती है? ठीक है, यहीं पे एक स्टार लगा के लिख दो, यहीं पे स्टार लगा के लिखो, जेकबसन का अंग, जेकबसन का अंग, वो मेरा नेजल। ये तो अंग्रेजी में है, वो मेरा, तो आप तो ये लिखो जेकबसन का अंग, वो मेरा, वो मेरा नेजल। रुको तो सही, तो वो मेरा नेजल जानवरों में पाया जाता है। जेकबसन, जेकबसन का अंग, वो मेरा नेजल जानवरों में पाया जाता है, जो कि गंध का एहसास करवाता है, जो कि गंध का एहसास करवाता है। इसके बाद में कहाँ पूछेगा? गस्टरी वाले पार्ट में। और यहाँ मैंने आपको बता रखा है क्या क्या होंगे। यहाँ पे एक है ग्लोटिस, एक है गुलेट, फटाफट लिखिए, लिखे, हंसना थोड़ी है, लिखना है। अब कहाँ पहुंच गया? गश्नी में। इधर आपको दो दरवाजे मिलेंगे, एक का नाम ग्लोटिस, एक का नाम गुलेट। अब ये क्या कहाँ जाएगा? ग्लोटिस वाले पार्ट में, बताया था पाचन में, ग्लोटिस वाले में जाएगा। और वहां जो कौन है, वहां कौन है? नहीं, वहां कौन है? यहाँ पे कुछ है क्या? वहां कौन है? जो इसको बंद करता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करेगा? गुलेट वाले पार्ट को क्लोज कर देगा। तो ये जो ऊपर से वायु आई है, एयर आई है, ये कहाँ ट्रांसफर होगी? श्वास नली में। कहाँ जाएंगी? श्वास नली में। तो गस्टी में केवल एक बात लिख दो, फेरिंग्स में। यह है, यह है, हाँ इसमें लिखो आगे ग्रसनी वाले पार्ट में क्या लिखा है लास्ट? यह वायु को, वायु को श्वास नली में, श्वास नली ट्रेकिया, यह वायु को श्वास नली में भेजने को, भेजने को निर्धारित करता है, फिक्स करता है। यहां पर स्थित, यहां पर प्रेजेंट, यहां पर स्थित एपिग्लोटिस, यहां पर स्थित एपिग्लोटिस गुलेट द्वार को, गुलेट द्वार, डोर, गुलेट द्वार को बंद कर देती है, बंद कर देती है। जैसे ही गुलेट ने किसको बंद किया है, सॉरी एपिग्लोटिस ने किसको बंद किया? गुलेट को। तो ऊपर से ये जो फेरिंग्स में से जो आ रहा था, ये किस में आ गया? श्वास नली में। और श्वास नली में भी सबसे पहले कहाँ आएगा? कंठ वाले भाग में। ठीक है, अब रुकना एक बार, समझो इधर। ये अपनी है श्वास नली, ये कौन है? श्वास नली। ये इसका स्टार्टिंग वाला फेज है, और इसको बोलते हैं ग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस वाले पार्ट में भी इधर इस तरफ ये होते हैं लैरिंग्स। ये क्या होते हैं? लैरिंग्स।
अच्छा, अब एक एक पे आते हैं। सबसे पहले लेरिंग्स, इनको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। ये नौ कार्टिलेज, नौ उपास्थियों से निर्मित होता है। कितनी उपास्थियों से? नौ उपास्थियों से निर्मित होता है, जिसमें से तीन अपने काम की है। उनके नाम क्या है? CAT। कौन कौन सी है? CAT। सी का मतलब क्रिकोइड। कौन सी है? क्रिकोइड। एक का मतलब कौन सा है? एनोड। या तो एरिटो बोल दो या एरिटे बोल दो। एरिटेनोइड। और एक कौन सी होती है? टी। टी फॉर थायराइड। और ये थायराइड सबसे बड़ी है, पहली बात तो ये है। ये क्या है? सबसे बड़ी कार्टिलेज है, सबसे बड़ी उपास्थि है। सबसे बड़ी क्या है? उपास्थि है। और इसी के पास में एक पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम्म? एडम्स एप्पल। और ये एडम्स एप्पल क्या होता है? यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स है। किनका? पुरुषों का। पुरुषों में इसकी लेंथ होती है वो लगभग 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लेंथ लगभग 50 mm होती है। नहीं याद रखना है, मैं तो बता रहा हूँ केवल। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? पुरुषों की जो आवाज है वैसे भारी भारी हो जाएगी। ठीक है। और मोटी भी कह सकते हो, मोटी या भारी, हैवी हो जाएगी। जबकि महिलाओं की आवाज सॉफ्ट आती है, पतली सी आती है, जैसे जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। ठीक है। पर उसको पढ़ने से पहले ये बताओ, ये क्या होता है? ये तो मुझे ही पता है, होता क्या है वो बताओ। कोमल हड्डी होती है। किसकी बनी होती है? रुको। ये किसी प्रोटीन से बनी होती है। उस प्रोटीन का नाम बताओ। शाबाश, कौन सी प्रोटीन है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। अभी केवल इंग्लिश वाले बताएंगे। इसकी निर्माण कौन सी कोशिका से होता है, कौन सी सेल से होता है? कोशिका, सेल। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। तीन बटे हो, चार हो। हाँ जी। हाँ जी। प्यास। अच्छा, क्लास नहीं ली। कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका। कौन सी है? कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका। तो ये बता दो इंग्लिश वालों, कोशिका। इसके बारे में चार बातें याद करवा रखी है मैंने, आपको याद है? 1 2 3 4। आप भी इंग्लिश हो ना? हाँ बताओ, पूछो। सबसे पहली बात, मृत कोशिका, डेड सेल किसने खोजी है? रॉबर्ट। कब? 16। आपको कैसे पता? कोई किताब विताब लिख के गया है कि वो? हाँ लिख के गया है। देखना भी वो बताएंगे कौन सी किताब है। अच्छा, पता है उसने उसको नाम भी दिया था, सेलुला। पर ये तो मरी हुई थी, फिर जिंदा की खोज हुई कब? आप केवल इंग्लिश वाले बताएंगे कब की। हाँ। अरे तो बताने दो रे इनको, मुझे पता है ना अभी, ये इसमें भी हाँ कब की है? 1674 में। किसने की है? रुको, कौन से थे? हाँ। क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? जी। एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल। उसके बाद में आया था सेल थ्योरी। क्या आई थी? सेल थ्योरी किसने दी है? स्वान। और कब दी है ये बताओ। ना ना, वो तो बायोलॉजी का नाम आया था। अब बताओ किसने दिया था? 1801 2 में बायोलॉजी। हाँ, ट्रिविरियनस। और स्वान कहाँ से आ गया? ले मार्क। 1838 39। कब आया था? 1838 39 में। क्या आया था? कोशिका सिद्धांत। दो लोगों ने दिया था, स्वान और स्लाइडेन। इनको याद ही रखा करो वैसे। आई थिंक चौथी या पांचवी बार बता रहा हूँ ये चीजें। पर ये सिद्धांत फेल हो गया था, क्यों? ये सिद्धांत क्या हो गया था? फेल हो गया था, क्यों? ना, उससे पहले ही पंगे हो गए थे। क्योंकि ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो भी कोई लिविंग जो सजीव होगा ना, उसके अंदर कोशिका होगी। उसमें क्या होगी?
लेकिन हमें नया एक मिल गया। इवेन हॉस्की ने एक नए की खोज कर दी, वायरस। इस भाई साहब में कोशिका ही नहीं है। इसमें क्या नहीं है? कोशिका ही नहीं है। ये इस दुनिया में घूम रहा है, तब तक तो मरा हुआ है। पर जैसे ही किसी सजीव के अंदर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये सेल थ्योरी फेल हो गई। फिर नई आई, मॉडर्न सेल थ्योरी। ये कौन लेके आया? 20 साल बाद में आई है। पहले तो 20 साल बाद में आई है, तो कब आई होगी? इसमें 20 जोड़ो। 1858 में। किसने दी है? रुडोल्फ विर्चो। नाम पढ़ा था? रुडोल्फ विर्चो। और ये रुडोल्फ विर्चो एक बात कह के गया था, क्या? कि पहली वाली कोशिका, जो मदर सेल है, वो हमेशा टूट कर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। कोशिका टूटती है, सीधी सीधी बात यह है। कोशिका क्या होती है? टूटती है। अब टूटने के 3 प्रकार है। कभी वो 1 से 2 बनती है, कभी वो 1 से 3 बनती है, कभी वो 1 से पता नहीं कितनी बन जाती है। अब वो आगे पढ़ेंगे क्या क्या है। ये 5 बातें भी याद रखना। सबसे पहले कोशिका की 2 बार तो ये क्या, डिस्कवरी। एक बार तो कब? अब ऐसे कैसी चीजें याद रहनी चाहिए, मैं क्या बता रहा हूँ। लिखा हुआ 50 किताबों में मिल जाएगा, इनको याद कैसे रखना है। तब ये बीच बीच में वर्ड आते हैं ना, तो ये पूरी रामायण गाता हूं मैं, ताकि ये चीजें याद रहें। वापस सुनना। सेल की डिस्कवरी पहली बार, पर डेड है ये। रॉबर्ट हुक ने की है। सेलुलर नाम दिया है। माइक्रोग्राफिया किताब में लिख के चला गया। पर ये कैसी थी? डेड थी। इसके 9 साल बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आता है, और उसने एक जीवित कोशिका की खोज कर दी। ये इसको नाम दिया था एनिमल क्यूल। और इन कोशिकाओं के आधार पर 1838 39 1838 39 में स्वान और स्लाइडेन ने क्या दी? एक थ्योरी दी। और थ्योरी में बताया कि प्रत्येक जीव में कोशिका होगी, और कोशिका में केंद्रक भी होगा, ये भी कहा था। पर दिक्कत कहाँ पैदा हो गई? वायरस में। इवन हॉस्की ने वायरस की खोज कर दी, और उसमें बताया कि इसमें तो क्या नहीं है? सेल ही नहीं है। क्या नहीं है? सेल ही नहीं है। तो ये दिक्कत पैदा हो गई। इसके 20 साल बाद में दूसरा एक व्यक्ति आता है, जो क्या लेके आता है? मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। अगर रुडोल्फ याद नहीं रहे, तो आप तो केवल विर्चो को याद रखो। कौन है? विर्चो। वैसे एनसीईआरटी इसका नाम दे रखी है विर्चो। क्या नाम दे रखी है? विर्चोव। जो भी है वो, मैं तो नाम याद रह जाएगा। कौन आ गया? विर्चोव। और यह क्या बताता है? कि कोशिकाएं टूट टूट कर 1 से 2, 2 से 15, 15 से 50 ऐसे बनाती है। ठीक है। अब याद रहेंगी ये बातें। जहां कहीं भी कोशिका का नाम आएगा, मैं वापस रिपीट करवाऊंगा ये सारी चीजें, और आपको याद रहनी चाहिए। हटाओ इनको। और चीजें ऐसे ही याद होंगी। अब आप सोचोगे मैं बैठ जाऊं और रट्टा मार दूं, नहीं याद होगी। जैसे मैंने उपास थी, पहले भी कहीं आया होगा, और मैंने वो 3 बातें बताई होंगी आपको। कौन कौन सी? कॉन्ड्रीन तो प्रोटीन है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिका है, और इसका जो अध्ययन है वो कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। फिर याद करो, अगर उपास्थि आई होगी तो अस्थि भी आई होगी। कौन? मैंने बताया होगा, ओसिन प्रोटीन, ओस्टियोसाइट कोशिका, और ओस्टियो। फिर कहीं पे प्रोटीन नाम आया होगा, तो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं। कौन सा बंद होता है? और इसकी संरचना की व्याख्या किसने की थी? पोलिंग और कोरी ने। किसने की थी? पोलिंग और कोरी ने। अब याद रहेगा। ऐसे ही चीजों को याद रखो। जहां कहीं भी आए, उसकी 2 4 5 बातें होती है, उनको रिपीट कर लिया करो दिमाग में। ऐसे ही याद रह पाएगा। और ये सार्वत्रिक सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बाकी रट्टे लगा लगा के देख लो, आपसे एक भी याद हो जाए तो मुझे बोल देना। मैं कोई किताब से अलग पढ़ा रहा हूँ ना, सेम वो का वो पढ़ा रहा हूँ जो किताब में है। तो फिर आपके यहाँ आकर पढ़ने से क्या मतलब हुआ? क्योंकि मैं एक ही चीज को 5 बार बोलता हूँ। कहीं भी नाम आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आप खुद से नहीं कर पाते हो, तभी चीजें याद रहेंगी। इसमें कोई समझने की चीज है क्या? कोई मैंने अलग से कोई डिस्कवरी की है? कोई स्क्वायर कर दिया, कोई रूट कर दिया, कुछ किया है क्या? ना। वही सारी चीजें हैं जो किताब में लिखी हुई है, मैं डिट्टो छाप रहा हूँ। बस अंतर यह है कि मैं आपको हाथों हाथ याद भी करवा रहा हूँ, कि चीजें याद हो जाए। आ जाओ वापस से। तो कंठ पे कंठ जो है वो कितनी कार्टिलेज से बना हुआ है? 9 से। उनमें से 3 अपने काम की है। कौन कौन सी है? सीएटी वाली। पहली कौन सी है? क्रिकोइड। दूसरी कौन सी है? एरिटनोइड। और एक कौन सी है? थायराइड। ये सबसे बड़ी है। ये क्या है? और इसके पास में क्या पाया जाता है? अडेम्स एप्पल। जो पुरुषों में 20 mm और महिलाओं में 5 कम होता है, मतलब 15 mm। मैंने कहा था महिलाओं में हर चीज कम होगी, केवल एक को छोड़ के। हाँ, माथा। ठीक है। ये थायराइड है, ये थायराइड है बेटा, वो थायराइड होता है। ठीक है। ग्रंथियां भी याद करवाई होगी। छोड़ो यार, इसे इतना एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है?
एडम्स एप्पल, जो कि पुरुषों का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रहेगा, लिखो इनको। एक चीज और बताऊं, इस कंठ के माध्यम से आवाज भी आती है। यहाँ पे पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड। क्या पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड, वाक तंतु। क्या पाए जाते हैं? वाक तंतु। और इनमें क्या होता है? कंपन, वाइब्रेशन होता है, और इन्हीं से क्या आती है? आवाज आती है। नहीं पूछे गए, पूछने की चीज ये है, और एक ये है। खुद पूछ लिया। इतना इजी थोड़ी पूछ सकता है कि आवाज कैसे आती है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन से आती है। पूछ लेता है ऐसा? मैं लिखवाऊंगा वैसे तो ऐसा लगता नहीं इतना इजी भी पूछ लेगा। चलो, कंठ लिख रखा है आपने, लैरिंक्स वाला, उसमें लिखो। यह 9 उपास्थियों से निर्मित होता है। यह 9 कार्टिलेज से बना होता है। 9 कार्टिलेज से बना होता है, 9 उपास्थियों से बना होता है, जिसमें से 3 सिंगल व 3 डबल होती है। जिसमें से 3 सिंगल व 3 डबल होती हैं। इनमें से 3 सिंगल है, 3 डबल है। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, जो निम्न है। 3 इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रहेगी? केट से। अब लिख दो केट, और फिर तीनों के नाम लिख दो। तीनों के नाम लिख दो। क्रिकोइड, इरिटोनोइड और थायरॉइड। एक चीज और एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको, कंठ में ये उपास्थि भी है। कंठ में इसी नाम से एक ग्रंथि भी आएगी, ग्लैंड भी आएगी, और उस ग्लैंड के अंदर भी एक ग्लैंड है। पहले तो कौन सी है ग्रंथि, कौन सी है? थायराइड। और उसके अंदर कौन सी है? पैराथायराइड। कौन सी है? पैराथायराइड। अब इस थायराइड पे, पहली बात, ये क्या है? सबसे बड़ी कार्टिलेज है, तो सबसे बड़ी उपास्थि है। इसी के नीचे एक एरो बना के लिख दो, सबसे बड़ी उपास्थि है। इसके पास में एडम्स एप्पल पाया जाता है। एडम्स एप्पल पाया जाता है, जो कि एडम्स एप्पल पाया जाता है, जो कि अब आप आगे आप ही लिखो, देखिए क्या लिखोगे। जो कि पुरुषों का, जो कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, पुरुषों का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। पहला कौन सा होता है? कौन सा हार्मोन? पक्का? महिलाओं में हार्ट अटैक कम आते हैं। हार्मोन क्या होता है? डिस्कवरी किसने की है? कौन से तथ्य नहीं है? ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है हमारे पास में। ठीक है, पर नामकरण तो किया है। पंडित जी तो थे, दो आए थे। कौन कौन है? वाह, बेलिस और स्टारलिंग। पता है हार्मोन्स की स्टडी भी होती है, क्या कहलाती है? हाँ जी। अब शाबाशी बोल रहा था मैं तो। सही है, एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कौन है? एडी एंडिसन नहीं, एडिसन। एडिसन है। ठीक है, ओके। ये लिख लिया, एडम्स एप्पल द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। लिख लिया। चलो, एक ये भी लिख लो, कंठ में वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। वाक तंतु, वाक तंतु, वोकल कॉर्ड।
वाक तंतु पाए जाते हैं जिनमें वाइब्रेशन से जिनमें वाइब्रेशन से वाइब्रेशन क्या होता है? कंपन। जिनमें वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। चलो, अच्छा इसके बाद में कौन आएगा वो देखो आप तो। वो लिखोगे क्या? वो वाला जो था अपना, क्या था वो, ये एडम सेपल वाला 20 mm वाला, वो जरूरत नहीं है ना। अब कौन आएगा? श्वास नली। तो लिखो ट्रेकिया। ट्रेकिया। और पहले, हाँ जी, कौन सा था? तो कहीं कोने में लिख दो रे, जगह देख के, कहीं कोने में लिख दो। वो एडम सेपल वाला, एडम सेपल, मेल में 20 mm, फीमेल में, ये अप्रोक्स वैल्यू है भाई, अप्रोक्स लगभग मान है ना? 20 mm और 15 mm। अब आ जाओ आगे। अब आ गए हम ट्रेकिया पे। तो पहले तो पूरे डायग्राम को समझो, क्योंकि डायग्राम समझ में आएगा तो ही बातें पल्ले पड़ेंगी। आ जाओ। सबसे पहले सर, ट्रेकिया का ये सबसे पहला पार्ट आता है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये जो ट्रेकिया है, इसका ये जो पहले वाला जो वो है भाग, इसको बोलते हैं ग्लोटिस। सही है। और इसके पास में ये कौन है? कंठ है, लेरिंग्स है, ठीक है। इसके अंदर सी टाइप के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होती हैं। सी टाइप के छल्ले होते हैं। कितने होते हैं? सर इनकी जो संख्या है, ये पहली बात तो क्या है? सी आकार के छल्ले हैं, सी टाइप की स्ट्रक्चर्स है। और अगर इनकी कोई संख्या की बात करें, तो इनकी संख्या 12 से 20 तक हो सकती है, 12 से 20 तक हो सकती है। काम क्या करेंगे? इसको पिचकने से रोकेंगे, ठीक है। फिर ये ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इसी को बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। और ये सी टाइप की जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ भी प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ये यहाँ पे भी है। कितनी गए पता नहीं, पर होती है यहाँ पे भी। काम वही है। फिर ये जो श्वसनी है, ये आगे जाके खूब सारे भागों में क्या होती है? डिवाइड होती है। कितने भाग होते हैं नहीं पता, कुछ नहीं पता इनके बारे में, बस आगे डिवाइड होती है। समझने के लिए मैं इसको दो पार्ट में और इसको तीन पार्ट में ले रहा हूं। अभी बताऊंगा मैंने इसको दो में क्यों लिया है और उसको तीन में क्यों लिया है। ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। और वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसनिका। क्या बोलेंगे? श्वसनिका। यहाँ पर सी टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती है, यहाँ पर सी टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। फिर ये जो सिस्टम आ गया, इसके आगे कौन होती है? वायु कूपिकाएं। और कितनी होती है? खूब सारी होती है सर, करोड़ों में होती है। हाँ, खूब सारी होती है। ये हो गई, ठीक है। अब ये जो है, अब इसके दो पार्ट यहां से बन सकते हैं। पहले वाला तो ये वाला पार्ट है, और दूसरा वाला ये वाला पार्ट है। सही है। ये इनको बोलते हैं लंग्स। इनको क्या बोलते हैं? लंग्स। और ये लंग्स जो है ना, इनके ऊपर डबल लेयर होती है। कैसी होती है? डबल लेयर। और इन लेयरों के नाम क्या है? प्लूरल लेयर। इन लेयर्स के जो नाम है, इनका नाम है प्लूरल लेयर। और पता है, इस प्लूरल लेयर में भी पानी भरा होता है। पानी का मतलब एक लिक्विड भरा होता है। और ये लिक्विड काम क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। सही बात। तो ये जो इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है ना, ऐसे सांस लेते हो तो अंदर फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन से बचाता है। वो एक कौन सा था,
यूट्यूब पे जाती है, और यूट्यूब पे हम इनका यूज नहीं कर सकते, वरना वो आ सकता है, कॉपीराइट आ सकता है ना, उस पे नाम भी तो चलता है उसका, ऐसे यूज नहीं कर सकते। आप सबके पास में फोन है ना, हाँ तो उसका यूज कर लो। ऐसे डालना लंग्स स्ट्रक्चर, फेफड़ों की संरचना, और उसमें देखना आपको भी बताएगा कि ये जो दायां वाला भाग है ना, ये 3 पार्टों में होता है। कितने भागों में होता है? 3 भागों में। इसीलिए बड़ा होता है ये क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि ये वाला पार्ट है ना, ये कितने भागों में होता है? 2 भागों में। कितने भागों में होता है? 2 भागों में। और ये कैसा होता है? छोटा होता है। और ये कैसा होता है? बड़ा होता है। अच्छा, ये क्या बन गए रे? ये क्या बन गए? लंग्स, फेफड़े। पहली चीज, अगर फेफड़े हैं तो इनका कोई ना कोई वजन भी होगा। इनका वजन कितना का है? वेट है जी। उल्टे कैसे? इसमें देख ले बायां कौन सा है, दायां कौन सा है। तेरे वाले में बच जा। हार्ट इस तरफ है, इसमें इस तरफ होगा हार्ट। बायां भाग यही है ना? है? हाँ, मैं वेट पूछ रहा था, इनका भार कितना होता है? 1.5 किलो। कितना का होता है? 1.5 किलो। 1 से 1.5 kg का होता है। अच्छा, कोई रंग पूछ ले तो। रंग पूरा नहीं, हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी। गुलाबी को क्या बोलते हो रे? पिंक। और हल्के को? लाइट। तो ये होता है लाइट पिंक। ना तो कभी ये पूछने वाला है, अब ध्यान दो इधर, ना कभी ये पूछेगा, वो पूछेगा इसकी स्टडी। स्टडी क्या कहलाती है? तो इतना बढ़ाओ, फिर स्टडी को सर्च करो। इतना बढ़ाओ फिर तो। गूगल पे क्यों करना है बे? सर्च तो दिमाग में करो तो। ये क्या आता है इसमें, ये बारी बारी में? लो, मैंने लिख दिया है। ये कंफर्म कर लेना, ये 3 नहीं होते हैं, ये 2 नहीं होते हैं, खूब सारे होते हैं। मैंने ये 3 और 2 क्यों बनाए थे? क्योंकि मुझे इस पार्ट को बड़ा बनाना था, और इसके कितने भाग करने थे? 3 भाग, इसलिए मैंने 3 किए हैं।
ट्रेकिया श्वास नली में सी टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसको पिचकने से रोकते हैं। श्रिंक होने से रोकते हैं। रिपीट। श्वास नली में सी आकार के छल्ले होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। इनकी संख्या अप्रोक्स 12 to 20 होती है। हाँ, इनकी संख्या लगभग 12 से 20 तक होती है। ये उपास्थि कार्टिलेज से बने होते हैं। ये उपास्थि से बने होते हैं। चार पांच लाइन का ऐसा एक डब्बा बनाओ। हाँ, चार पांच एक लाइन पे बना लो इसे। चार पांच लाइन होनी चाहिए उसमें। और यहाँ पे लिखो उपास्थि कार्टिलेज। और इसके बारे में तीन बातें आपको बता रखी है मैंने, वो तीनों बातें लिखो ताकि याद रहे। कार्टिलेज के बारे में तीन बातें बता रखी है ना। कौन सी सेल है, कौन सी प्रोटीन है, और स्टडी क्या कहलाती है। कौन सी कोशिका है, कौन सी प्रोटीन है, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है। मैं क्यों लिखूंगा, खुद लिखो ना। अभी तो बताया था, बस लिखना ही तो है अब तो। लिख लोगे ना। नहीं लिख पाए। अरे यार, ऐसे क्या करते हो। कौन सी कोशिका है। कॉन्ड्रीन कोशिका, उल्टा लिख दिया। कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका। प्रोटीन कौन सी है। कॉन्ड्रीन प्रोटीन। जब तक याद नहीं हो तब तक जहां कहीं भी आपको उपास्थि कार्टिलेज नाम दिखे, ये तीनों बातें लिखा करो। और इसका अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी होता है। एक काम की बात और बताऊं क्या। जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे ना, कंकाल तंत्र है, उसमें तीन चीजें आती हैं, एक हड्डी, एक कोमल हड्डी, और एक मांसपेशी। तो हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिया ये। अब प्रोटीन से भी तीन बातें याद थी, ऐसे दिमाग में रिवाइज कर लो कौन कौन सी है। प्रोटीन एमिनो अम्ल, पेप्टाइड बंध, और अरे कोरिंग नहीं, पोलिंग। पोलिंग और कोरी, याद रहेगा। आगे बढ़ जाओ। ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे लिखो इसमें। ट्रेकिया आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। श्वास नली आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। जिसे श्वसनी कहते हैं। दो भागों में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। इस पार्ट में भी सी टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस भाग में भी सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं। इस भाग में भी सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं। इस पार्ट में भी सी टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी में कंटिन्यू करो। यह श्वसनी यह श्वसनी श्वसनिकाओं में बट जाती है। यह ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाती है। यह ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में डिवाइड
हो जाती है, एंड मतलब और इन ब्रोंकियोल से, इन ब्रोंकियोल से, इन श्वसनिकाओं से वायु कूपिकाएं जुड़ी रहती हैं। वायु कूपिकाएं जुड़ी रहती हैं। नीचे एक स्टार लगाओ। स्टार का मतलब नोट ही होता है ना। लिखो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, और क्रियात्मक को क्या बोलते हैं, फंक्शनल। यूनिट इज वायु कूपिकाएं। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वायु कूपिकाएं होती हैं। वायु कूपिकाएं होती हैं। अब आई थिंक ये दो चीजें लिखवाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये दो लेयर्स होती हैं, इनका नाम ये है, इनके बीच में ये लिक्विड प्रेजेंट होता है। ये तो आपके उस डायग्राम में आ गई होंगी। अब तक जो आपने पढ़ा है ना, वो केवल कौन सा है, बाहर वाला सिस्टम है। आप इस एनवायरनमेंट में जो भी गैसेस थी उसको आप इनहेल कर रहे थे, अंदर ले रहे थे, और वो कहाँ तक जा रही थी, आपके लंग्स तक जा रही थी। और उन लंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है, पल्मोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये तो बाहर का सिस्टम है। अब ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, O2। और ये O2 कहाँ जाएगा, सेल के पास, कोशिका के पास, और उसके पास में क्या पड़ा है, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करके एनर्जी और CO2 को जनरेट करेगा। CO2 अच्छा, एनर्जी तो काम में आ जाएगी और CO2 को वापस से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो क्या था, बाहर का सिस्टम। अब कॉपियों को बंद कर दो और एक बात सुन लो, अंदर का सिस्टम क्या होगा। ये जो अंदर का सिस्टम है ना, ये दो जगह काम करता है। कहाँ काम करता है, दो जगह काम करता है। सुनना, ये अपनी सेल है, ये क्या है, अपनी सेल है। इस सेल में ऐसे मान लेते हैं ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और पहले इसी को ले ले, क्या ले लो, किसी को भी, इधर से आते हैं पहले। जब हम अंदर का श्वसन करते हैं, इनर वाला, उसमें दो प्रोसेस होती है। एक होती है विदाउट ऑक्सीजन, अनोक्सी श्वसन, और एक होती है ऑक्सी श्वसन। मतलब एक में ऑक्सीजन काम में आएगी, एक में ऑक्सीजन काम में नहीं आएगी। हम में दोनों होते हैं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो केवल कौन सा करते हैं, अनोक्सी। अच्छा, जो लोग ऑक्सी श्वसन करते हैं उनमें पहले कौन सा होता है, अनोक्सी होता है, उसके बाद ही क्या होता है, ऑक्सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा है। क्या पड़ा है, एक लिक्विड, और इस लिक्विड को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कौन सा द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। अपने काम में ये दो ही आएंगे, साइटोप्लाज्म। कौन सा है, साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हमारे अंदर कौन सा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन। ये कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में होगा। यहां पर जब ये होगा तो ग्लूकोज O2 के, सॉरी, बिना O2 के क्या करेगा, क्रिया करेगा। ग्लूकोज बिना O2 के, क्योंकि कौन सा हो रहा है, अनोक्सी, तो बिना O2 के क्या करेगा, क्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन किस में करेगा, एक चक्र में करेगा, जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। कौन सा चक्र है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। इस चक्र में जाएगा। सुनना चीजों को, सबसे पहले कौन सा होगा, अनोक्सी, क्योंकि सर ऑक्सीजन तो आ ही नहीं सकती, नहीं आएगी, तो ये कौन से चक्र में जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में। कौन जाएगा, ये ग्लूकोज जाएगा। अच्छा, इस चक्र के बारे में एक बात और है, इस चक्र को ईएमपी चक्र भी कहते हैं, ईएमपी साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चक्र की जो खोज डिस्कवरी है वो तीन लोगों ने की है। और तीन लोग कौन कौन से हैं, एक का नाम है ई, एक का नाम है पी, और एक का नाम है एम। कौन कौन से हैं, इसका नाम है एम्बडेन। अब ऐसे उठपटांगे नाम आएंगे, ऐसे तो आएगा नहीं भाई, कालूराम, लादूराम, ऐसे ही आएंगे ना। एम्बडेन, एम का मतलब मेयर हाफ। कौन सा हाफ, मेयर हाफ। और पी का मतलब होता है पॉइसन या पियसन। ये तीन लोग हैं। इन तीनों लोगों ने बताया कि अनोक्सी श्वसन सबसे पहले कौन से पार्ट में होगा, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होगा। यहां पर ये ग्लूकोज इस चक्कर के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, एंटर करेगा।
और इसमें चक्कर लगाएगा। इसमें चक्कर लगाने से 4 एटीपी एनर्जी बनती है। कितनी बनती है? 4 एटीपी। और ये ग्लूकोज ना, ये एक पाइरुविक अणु में या पाइरुविक मोल में, मोलिक्यूल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। वापस सुनना, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस चक्र में एंटर करेगा, इसमें चक्कर लगाएगा, जिससे कितनी एनर्जी बनेगी? 4 एटीपी। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरुविक अणु में। बिना ऑक्सीजन के काम हो रहा है। अच्छा, ये जो 4 बनी है ना, उसमें से भी 2 तो माइनस हो गई। 2 माइनस क्यों हुई? क्योंकि इस चक्कर को चलाना भी तो था। तो इस चक्र के अंदर कितनी खर्च हो गई? 2 खर्च हो गई, तो बची कितनी? 2। इसका मतलब जो जीव अनोक्सी श्वसन करते हैं उनमें केवल कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। आया कुछ समझ में? वापस लेते हैं। श्वसन 2 टाइप से होगा, एक विदाउट ऑक्सीजन और एक विथ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य भाग में। वहां पर एक सिस्टम बैठा है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस चक्र या ईएमपी साइकिल। इस ईएमपी का मतलब 3 लोग हैं, एम्बडेन, मेयरहाफ और प्रियर्सन। सही है? या पॉइसन। यहाँ पे क्या होगा? जो सेल के पास में ग्लूकोज था, काम तो ग्लूकोज को ही करना है। ये ग्लूकोज कहाँ गया? इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र में गया, साइकिल में गया, और यहाँ जाके करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अपने को ऐसे ही समझना है। बाकी प्रोसेस तो बहुत लंबी चौड़ी है पूरी। इस पे क्या होती है? थीसिस होती है, पूरी शोध जारी होती है इस पे। तो क्या करता है? चक्कर लगाता है। अच्छा, चक्कर लगाने से कोई ना कोई नया मोलिक्यूल बनेगा। बना कौन सा? पाइरुविक। कौन सा बना है? पाइरुविक। और इससे 4 एटीपी ऊर्जा बन गई। कितनी एटीपी? 4 एटीपी। अपने शरीर में जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है ना, वो एटीपी के रूप में ही कलेक्ट रहती है। किस रूप में रहती है? अब ये जो 4 बनी है ना, इसमें से 2 तो वापस भाग गई। किसमें? उस चक्र में, क्योंकि चलाना भी तो था। तो 2 तो वहां क्या हो गई? खर्च हो गई। अब बची कितनी? 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव अनोक्सी श्वसन करते हैं उनमें कितनी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी बनती है। तो ये तो कौन सा हो गया? अनोक्सी श्वसन। आई बात समझ में? अब मैंने भी आपको ये कहा था कि हम जो लोग है ना, उनमें कौन सा होता है? ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन जो लोग करते हैं ना, उनमें पहले कौन सा होता है, उसके बाद में कौन सा होता है? अब ये क्या बना है? पाइरुविक मॉलिक्यूल। ये कहाँ जाएगा? इस माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ऑक्सी श्वसन कौन से भाग में होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। इसी को बोलते हैं पावर हाउस। नाम सुना है? पावर हाउस। इसका कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, इसीलिए बोलते हैं। यहां पर भी क्या है? यहां पर भी एक चक्कर बैठा है। क्या बैठा है? एक चक्कर बैठा है, जिसका नाम है टीसीए चक्र। कौन सा है? टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। क्या नाम है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। अपनी भाषा में इसकी जिसने खोज की थी उसका नाम था क्रेब्स। क्या नाम था? इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र। कहाँ जा रहा है तू? क्रेब्स चक्कर। ये पाइरुविक अणु इस क्रेब्स चक्कर में आएगा और यहाँ पर लगाएगा 2 चक्कर। एक चक्कर में 12 एटीपी बनती है। कितनी बनती है? और जब ये एक चक्कर लगाता है ना, तो टोटल प्रोडक्ट 9 बनते हैं। कितने बनते हैं? अपने को कोई मतलब नहीं है। फिर भी किसी को ऐसे बहुत डीपली जाना हो कि सर कौन कौन से बनते हैं हमें तो बताओ, तो ऐसे बनते हैं NADH, NADPTH, ऐसे खूब सारे बनते हैं। और टोटल कितने बनेंगे? 9। एक चक्कर में कितने बनेंगे? 12 एटीपी। कितनी? और चक्कर कितने लगाता है? 2। तो टोटल कितनी बन गई? 24 एटीपी। वापस सुनना, ये पाइरुविक अणु किस में जाएगा? टीसीए चक्र में जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र में। और इसमें जाके कितने चक्कर लगाएगा? 2। उससे कितनी बनेगी? 24। 12 और 12 24। एक में 12 तो 2 में 24। उसके अलावा जब कोई अनोक्सी श्वसन करता है और उसके बाद में ऑक्सी करता है, तो इसमें टोटल कितने बनने ली जाती है? 8 एटीपी। वापस सुनना, जो जीव केवल अनोक्सी करते हैं उनमें तो 2 ही बनती है। पर अगर कोई जीव अनोक्सी करने के बाद भी ऑक्सी भी कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कर रहा है, तो टोटल कितनी बनने लग जाती है? 8। और एक इन दोनों को जोड़ने वाली आती है जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। इसमें कितनी बनती है? 6। अब सुनना, 12 और 12 24, ये तो 2 चक्रों में बन गई। एक दोनों को जोड़ने वाली 6, तो 24 और 6 30। और जो ऑक्सी करते हैं वो अनोक्सी भी करते हैं, और अनोक्सी में कितनी बन गई थी? 8। तो 30 और 8 38। ऐसे कुल मिला के 38 एटीपी क्या होती है? जनरेट होती है। किन में? जो ऑक्सी श्वसन करते हैं। पल्ले पड़ा कुछ? पक्का? थोड़ा थोड़ा नाम याद हो गए क्या? 2 तो चक्कर काम में आएंगे।
एक तो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर और एक टीसीए चक्कर। वो तो कहाँ काम करेगा, साइटोप्लाज्म में, तो ये कहाँ काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उधर कितनी बनती है, 2 एटीपी, इधर कितनी बनती है, 38 एटीपी। और 38 एटीपी जो है ना, वो 686 किलो कैलोरी के बराबर होती है। कितनी के, मत याद करो, आप तो वही याद कर लो। कितनी बनती है, 38 एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अपनी बॉडी में एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। एटीपी बनाएगा कौन, ग्लूकोज। कौन बनाएगा, ग्लूकोज। जगह जगह भागेगा, पहले भागेगा साइटोप्लाज्म के पास में, कहाँ भागेगा, और वहां जाके 2 एटीपी बनाएगा। अगर केवल ऑक्सी हो रहा है तो, अगर ऑक्सी नहीं हो रहा है तो, सॉरी अनोक्सी, अगर अनोक्सी के आगे भी चल के ऑक्सी हो रहा है तो फिर टोटल कितनी बनेगी, 38। ये 38 कहाँ कहाँ से आई है, ये याद रखना। क्रेब्स चक्कर में 2 चक्कर लगे हैं, एक में 12 बनती है तो 2 में 24। एक आता है लिंक रिएक्शन से, वहां कितनी बनती है, 6। और अनोक्सी से कितनी बनती है, 8। अगर अनोक्सी ऑक्सी श्वसन करता है तब, वरना 2 ही बनेगी। सही है। और ऐसे कुल मिला के 38 एटीपी बन जाती है। कितनी बन जाती है, 38 एटीपी। और पता है श्वसन का, रेस्पिरेशन का पहला काम ही यही था, वो क्या बनाने वाला था, ऊर्जा, एनर्जी। और वास्तव में क्या ही बना रहा है, ऊर्जा ही बना रहा है। सही है। अब इन सब चीजों को कल वापस से समझेंगे और फिर आगे चलकर लिख लेंगे। ओके, धन्यवाद।